मोदी का नमस्कार, मैं महेश वर्मा और आप इस समय देख सकते हैं कि बाबा साहब की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर अम्बेडकर सर्किल पर तमाम राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे, कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता और जन आवाम यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आई है। और यहाँ पर अलवर में भले ही धारा 144 है, लेकिन बाबा साहब का जो विराट व्यक्तित्व है उसको देखते हुए यहाँ पर सभी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। यहाँ पर दलित शोषण मुक्ति मंच यानी कि DSMM के तमाम कार्यकर्ता जो मौजूदा सवाल हैं इस समय देश में, उन सवालों को सीधे जनता से के जरिए सरकार से वो पूछ रही है कि क्या भुखमरी में, मैं कहूंगा कि थोड़ा पास में आ जाए, भुखमरी में इंडिया का स्थान दुनिया में 116 देशों की सूची में 101वां है। स्रोत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। ये मौजूदा सवाल जो है हमें पूछना चाहिए सरकार से। बाबा साहब ये सारे सवाल उस समय भुखमरी के भी सवाल पूछ रहे थे। बाबा साहब का मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये सवाल सारे सवाल हैं। सवाल के बाद हम तमाम लोगों से बात करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि समता मूलक भारत बने, समता यानी कि समानता, सभी की हकदारी हो। वहीं डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे बाबा साहब कि सभी के लिए गरिमा यानी डिग्निटी कायम हो, जीवन उनको मिले। वहीं भारत की 10% अमीर आबादी के पास 77% दौलत है और 1% के पास 22% दौलत है। ये भी ऑक्सफैम इंफॉर्मेशन 2021 का आंकड़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र की दृष्टि से इंडिया का स्थान विश्व में 167 देशों की सूची में 53वां। ये डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। एक बार आप देखें, प्रेस की आजादी की दृष्टि से भारत का स्थान 180वां। वर्ल्ड प्रेस इंफॉर्मेशन ये है, फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। लैंगिक समानता की दृष्टि से भारत का दुनिया में 140वां स्थान है। ये सारे जो इस समय आप देख सकते हैं, ये जो नारे हैं, देश के आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा है। संविधान लागू किए 72 साल हो गए हैं, लेकिन हकीकत है कि मानव विकास में 179वां देश की सूची में इंडिया का स्थान 131वां है। अम्बेडकर पूंजीवाद, जातिवाद, समता के खिलाफ थे, पूंजीवाद के समता मूलक समाज चाहते थे। ये सारे बाबा साहब चाहते थे कि जाति मुक्त भारत बने। बाबा साहब चाहते थे कि जाति धर्म के नाम पर नफरत नहीं हो, जाति जेंडर का भेदभाव समाप्त हो। सब जय भीम कर देने से मुझे लगता है कि बात नहीं बनेगी। ये तमाम सवाल पूछने होंगे। बाबा साहब जो लिख रहे थे, बोल रहे थे उस समय और आज की तात्कालिक परिस्थितियों प्रासंगिक देखें, ये सवाल मौजूद हैं। ये सवाल मौजूद हैं। इन सवालों पर जनता सीधे सवाल सरकार से पूछे, केंद्र सरकार से पूछे, व्यवस्था पालकों से पूछे और मुझे लगता है कि राज्य सरकार से भी पूछे, क्यों नहीं बना पाए बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत। ये सवाल आज बाबा साहब के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप अपने कमेंट्स डेमोक्रेटिक भारत के पेज पर लिखें कि क्यों हम बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बना पाए। ये सवाल बाबा साहब चाहते थे कि समता मूलक भारत बने। पूंजीवाद मुर्दाबाद। बिल्कुल, हम बात करेंगे कि क्या डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि सभी के लिए गरिमा, जीवन गरिमा में डिग्निटी वाला भारत, तो क्या हो पा रहा है? आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जो बाबा साहब ने सपना देखा था सभी के लिए भारत एक गरिमा में बने, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कुछ सामंतशाही, कुछ अराजक तत्व, कुछ ऐसे शासन प्रशासन, कुछ ऐसे राज्य सरकारें जो बाबा साहब के संविधान को नेस्तनाबूद करना चाहती हैं। ऐसे संविधान को जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ कहलाया, आज उसी संविधान पर आँच आ रही है, क्योंकि बाबा साहब का नकली लोग नाम लेकर बाबा साहब के प्रति जो
राग अपना रहे हैं। आज वो लोग सत्ता के हथियाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, भारत को गरिमा में बनने नहीं दे रहे हैं। यानी कि सभी को जो गरिमा और डिग्निटी के साथ जीना चाहिए वो स्थिति इस समय भारत में नहीं है। नहीं है, ऊंच नीच भेदभाव इस देश के अंदर बहुत ज्यादा है। जातिवाद और धर्मवाद इस देश में बहुत व्यापक पैमाने पर है। अगर हम सभी सचेत नहीं हुए तो आने वाला समय हम और बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि समता मूलक भारत बने, समता यानी कि सभी को जो समानता मिले। क्या ऐसा हो पा रहा है? लगातार संविधान पर भी हमले हो रहे हैं। नहीं, समानता एक सपना बनकर रह गया है, समानता नहीं है। समाज खंड खंड है, समाज विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ है और धीरे धीरे समाज में आजकल सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है। सांप्रदायिकता के नाते मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जा रहा, आदमी को आदमी में भेद करके एक दूसरे पर बहुत बुरे तरीके के अत्याचार किए जा रहे हैं, जो मानवता के विरुद्ध है। सबसे बड़ा जो इंसानियत का धर्म है, जिसके लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन लगाया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, उस इंसानियत के धर्म पर आज बहुत बड़ी आंच आ रही है। हमारा सबका धर्म है कि हम उस इंसानियत को बचाएं और एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर एक दूसरे की मदद करें और गलत चीज का विरोध करें। हम वकील साहब, जेंडर इक्वलिटी की दृष्टि से भारत 140वां स्थान है, इतनी दुर्दशा क्यों है आखिर? देखिए, हम ये देखते हैं कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए लगातार जो वर्क किया, परतंत्र भारत में भी और आज़ाद होने के बाद भी, इसका सबसे बड़ा सबूत है कि बाबा साहब हिंदू कोड बिल संसद में लेके आए, लेकिन उसको पास नहीं करा पाए। उस समय की जो तात्कालिक शक्तियाँ थी, जो ब्राह्मणवादी शक्तियाँ थी, उन्होंने पुरजोर विरोध किया और इसी के चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा। आज जो 140वां स्थान की जो आप बात कर रहे हैं, उसकी स्थिति हम कहीं न कहीं हमारी संस्कृति में देखते हैं। हमारी जो विषमतावादी संस्कृति है, हम उसके अंदर इसके बीज देखते हैं। इस देश की जो पुरातन संस्कृति है, उसके अंदर दलितों पर, मजलूम पर, यतीम पर, गरीबों पर और खासकर महिलाओं पर लगातार उनको एक कोठरी में रखा गया है, उनको दबा कर रखा गया है। इसीलिए आज तक भी उससे उभर नहीं पाए हैं। हम साथ ही साथ ये देखते हैं कि जो आज चल रहा है भारत के अंदर, लगातार सांप्रदायिकता का जोर चल रहा है और हमें बाबा साहब ने ये स्पष्ट कहा था, बार बार कहा था। उन्होंने जब एक जो पुस्तक बाबा साहब ने लिखी थी पाकिस्तान का निर्माण के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक मजहबी राष्ट्र हो सकता है, लेकिन भारत कभी भी यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो बहुत ही खतरनाक होगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र के मायने ये हैं, हिंदू संस्कृति जो है, जहाँ हिंदुत्व की बात है, उसके अंदर ऊंच नीच है, उसके अंदर एक ब्राह्मण है, उसके अंदर एक दलित है, जो समतामूलक नहीं है। इसलिए इस देश का जो समतावादी विचार था बाबा साहब का, इस देश को समतामूलक बनाने की जो उनकी कल्पना थी, उसके लिए उन्होंने हिंदुत्व का खास करके विरोध किया और उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना की। और आज हम देख रहे हैं लगातार देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतें अपना मुंह खोल रही है और बढ़ावा दे रही हैं। हम ये भी देखते हैं कि खाने पर पाबंदी लगाई जा रही है, पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है, पूजा पद्धति पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो यहाँ हम जो देखते हैं कि स्त्री विमर्श जो है, जो बाबा साहब का स्त्री विमर्श था, हम ये देखते हैं स्त्री भी मजलूम है और आज तक मजलूम चल रही है। लेकिन ये बाबा साहब की करनी का ही परिणाम है कि लगातार स्त्रियों को ऊंचा उठाने का काम हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि इनके पीछे बाबा साहब की जो थ्योरी थी, इसके पीछे हम ज्योतिबा फूले को देखते हैं, जिन्होंने पहली बार जो है देश के अंदर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। और आज़ादी से पहले की हम जब बात करते हैं, हम देखते हैं कि पहली बार न सिर्फ दलित महिलाओं के लिए बल्कि सवर्ण महिलाओं के लिए भी 1838 के अंदर 48 में स्कूल खुला था, जब तक कोई महिला शिक्षित नहीं थी। मैं कहता हूँ 1900 तक भी बहुत कम महिलाएं शिक्षित थी। लेकिन जब संविधान सभा बनी तो उसी संविधान सभा के अंदर 19 महिलाएं जो है संविधान सभा में मौजूद थी। तो ये बाबा साहब का काम था, ज्योतिबा फूले का काम था और अन्य जो हमारे महापुरुषों का काम था। धन्यवाद। मेरे साथ यहाँ पर रईसा जी है कि प्रेस की आज़ादी की दृष्टि से भारत का स्थान 180
देशों की सूची में 142वां, यानी कि आप सोच सकते हैं कि प्रेस यानी कि डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ है कहा जाता है, उसका स्थान दुनिया में 142वां है। क्या लगता है आपको, जो अभिव्यक्ति है उस पर भी लगातार हमला हो रहा है? अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान में अधिकार है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी पे लगातार हमले हो रहे हैं। यहाँ तक कि प्रेस के लोगों को भी एक विधायक के खिलाफ कुछ लिख देने पे कैसे उनको अधनंगा करके उनको बंद किया गया थाने में, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जब चुनावों का टाइम होता है तो चुनावी मुद्दे जो होते हैं, जो आम जनता के मुद्दे होते हैं, वो प्रेस को चुनावों के टाइम में लाने चाहिए चर्चा में, वो नहीं आते हैं। अभी जब 5 राज्यों के चुनाव थे तो यूक्रेन वॉर की चर्चाएं मीडिया में चल रही थी और आम जन के मुद्दे कहीं भी नहीं थे। ये सब हमें दिखाता है कि प्रेस जो है पूरा कंट्रोल्ड है, पूरा कॉर्पोरेट के हाथों में है और आम जन की मुद्दों को उठाने से प्रेस को कोई लेना देना नहीं है। प्रेस की आज़ादी कहीं नहीं है, प्रेस को पैसा देकर के खरीदा हुआ है। मुझे लगता है कि जो जिन मुद्दों को लेकर जन आवाम के अंदर जो आक्रोश है, क्या आगामी सालों में क्या ये प्रेस संभल पाएगी? क्योंकि आपने कहा कि पूंजीवाद, कॉर्पोरेट प्रायोजित ये मीडिया है, लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। मैं एक कम्युनिस्ट हूँ और कम्युनिस्ट आशावादी होता है, इसलिए मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हर एक जो स्थिति होती है उसका एक क्लाइमेक्स आता है। तो ये मीडिया भी एक अति पे पहुँचने के बाद मीडिया भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ेगा, आवाज़ उठाएगा और मीडिया भी इस सारे बंधनों से, कॉर्पोरेट से, पैसे की गुलामी से आज़ाद होगा। मैं एक सवाल और, क्या आपको नहीं लगता कि जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते थे कि वो मेन स्ट्रीम नहीं रहा, क्योंकि लगभग ज़्यादातर अब खबरें सोशल मीडिया पर आ रही है, वो एक मेन स्ट्रीम हो गया है? जी सही की बात कह रहे हैं आप, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं रहा। अब ज्यादातर लोग वो एक वर्ग का और एक पैसे वालों का राजनीतिक पार्टी का इसलिए लोगों को उस पे विश्वास भी ज्यादा नहीं रहा। अब लोगों का मेन स्ट्रीम का नहीं रहा, इसलिए ज्यादा विश्वास भी नहीं रहा। लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव, वहीं से खबरें मिल जाती हैं, वहीं से सूचनाएं मिल जाती हैं, लेकिन उसका एक नुकसान भी है कि गलत सूचनाएं भी बहुत फैलती है। हर तरह के पत्रकार, हर तरह की संस्थाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मेरे अंदर आ जाए। लगातार हम डेमोक्रेटिक भारत के फेसबुक पेज से लाइव कर रहे हैं और हमारे साथ बुजुर्ग नेता हैं अलवर के। क्या लगता है कि बाबा साहब की बात लोग मान रहे हैं? क्या इतिहासकार हैं अलवर? ऐसा है, महात्मा गांधी की जितनी मूर्तियाँ इस देश में हैं उससे ज़्यादा मूर्ति अम्बेडकर साहब की। और अम्बेडकर साहब का जो नारा था, संघर्ष, आपका शिक्षा और कैंसर लड़ाई करके जीते, उसकी नारा तो अब हम लोग बहुत लगा रहे हैं, लेकिन जो आज की स्थितियां हैं उसमें बिल्कुल साफ है कि निजीकरण के आधार पर महापूंजीवाद जो है वो देश में पैदा हो रहा है और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ नारे या प्रेजेंटेशंस कार्ड से नहीं होगा। संघर्ष के लिए बिल्कुल तैयारी करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इस देश में अभी 2 और घटनाएं होने वाली हैं। एक तो हिंदू मुस्लिम झगड़े बहुत तेजी से कराए जाएंगे। बिल्कुल। तो इस बात को हम साझा संस्कृति में विश्वास करके चलें और व्यवहार में भी लाएं। इसको एक तो करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो है वो इस देश में वो समान नागरिकता को ला करके छोड़ेंगे। ये 2 साल के अंदर होगा और इसकी शुरुआत जो हो गई है वो आसाम में अभी हिंदू को अल्पसंख्यक बनाने की बात हो करके 118 जिलों में उन्होंने करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ 118 जो ज़िले हैं उनको क्या हमसे बैकवर्ड यानी आर्थिक रूप से बैकवर्ड होने के आधार पर एक विशेष सहयोग देने का सरकारी स्तर पर होगा। तो उसके द्वारा वो ज़्यादा MP ला करके अपने आप को स्थित करेंगे कि लोकतंत्र का आधार हमारे पास है। जी, लोकतंत्र का आधार हमारे पास है। लगातार दलितों पर भी हमले हो रहे हैं और फेसबुक पेज के माध्यम से मैं तमाम लोगों से बात कर रहा हूं। करदम जी, आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को मुखर होना चाहिए, दलितों पर लगातार हमले हुए, लगातार हो रहे हैं। क्या वजह है? क्यों आखिर कांग्रेस अपनी सत्ता कायम नहीं दिख पा रही है? कथनी और करनी का कांग्रेस का अंतर रहा है हमेशा। ये आज का नहीं, आज़ादी के बाद से बाबा साहब को सम्मान कांग्रेस नहीं दे पाई
और हम लोगों को बीजेपी के विकल्प के रूप में कांग्रेस को चुनना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है। यहाँ तीसरा विकल्प कोई बड़ा खड़ा नहीं हुआ है जो इनको मात दे सके, तो कभी कांग्रेस की कभी बीजेपी की, इसलिए हमारे लोगों को एक तरफ जाना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी। हम अपने वोटरों को, जनता को सही तरह जागरूक नहीं कर पाए, उसको पढ़ा नहीं पाए, सिर्फ ये राजनीतिक पार्टियों के गोलबंदी में फंस के रह गया वोटर। मैं कह रहा हूँ जो सामाजिक परिवेश में काम करने वाले लोग हैं वो समाज को जागृत करते आ रहे 70 साल से लगातार, परंतु जो पढ़ा लिखा तबका है, मुझे कहना पड़ा, जो पढ़ा लिखा तबका है उनकी जो जिम्मेदारी थी कि गांव-गांव जो जाते हैं गांव के लोगों को जगाने का काम करें, उन लोगों ने बाबा साहब के मिशन को नहीं समझा और उन्होंने ब्राह्मणवाद को समझा और ब्राह्मणवाद उन्होंने अपने घर में घुसाया। इसलिए हमारा समाज इन परिस्थितियों में बट करके रह गया है। भटकर रह गया है लगातार। इस समय धारा 144 जिस तरह से जयपुर में, अलवर में, भरतपुर, करौली में है, क्या आपको लगता है कि सरकार धारा 144 तो लगा दी है, लेकिन अभी कुछ देर पहले भाजपा के लोग भी थे, तब सभी लोग हैं, यानी कि इस सभी कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। देखिए कांग्रेस ने जो धारा 144 लगाई है, घटना कहीं घटती है, घटना घटाने वाले कुछ लोग होते हैं, उन पर पाबंदी न लगा करके आम जनता को जो गुमराह करने का काम कांग्रेस ने किया है, वो अपनी पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। ये आगे भी होगा। सुन लीजिए, 2 अप्रैल 18 को जो भारत बंद के तहत जो मुकदमे SC ST के लोगों पर लगाए गए थे, कांग्रेस ने वायदा किया था कि हम 1 साल के अंदर अंदर सारे मुकदमों को वापस ले लेंगे, परंतु आज तक कांग्रेस ने उन मुकदमों को वापस नहीं लिया है। ये कांग्रेस के लिए शर्म की बात है। शर्म की बात है। बहुत से लोग हैं अभी जमानत पर बाहर हैं। मैं फिर पूछूंगा, वकील साहब कुछ कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है कि बाबा साहब की जयंती कल है, लेकिन पूर्व संध्या पर यहाँ पर सभी कार्यकर्ता, सभी अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हैं, बड़े भव्य तरीके से बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कि सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व के सिंबल ऑफ नॉलेज हैं और भारत के सबसे बड़े रत्न जिसको कहा जाता है, रत्न से जो इनको सम्मानित किया गया है, तो वास्तव में ही भारत के एक रत्न हैं और इनकी वैल्यू को अब लोग समझ रहे हैं। महिला, पुरुष और सर्व समाज इनकी वैल्यू को समझ रहा है और अब इनके समझ में आ रहा है कि बाबा साहब वास्तव में एक दलितों के नेता नहीं बल्कि समाज, सर्व समाज के नेता थे और विश्व के नेता थे। उनको जो कि एक दलितों का नेता संकुचित कर दिया है, वो संपूर्ण विश्व जाति, मानव जाति के एक नेता थे और जिनकी अद्भुत ख्याति थी, जिसको कि पूरा विश्व जानता है। मानवता के लिए उन्होंने इतना त्याग किया कि आज वे वर्ल्ड में प्रथम नंबर पर आते हैं, विद्वानों में प्रथम नंबर पर आते हैं और उनके पास 32 डिग्रियां थी, जिनमें से 5 डिग्रियां तो आज तक विश्व के अंदर अन्य कोई दूसरा व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाया है। ऐसी उनके अंदर अद्भुत शक्ति थी। तो बाबा साहब एक पूरे विश्व के अंदर और मानव जाति के अंदर प्रथम है, प्रथम थे और प्रथम ही रहेंगे। ऐसे बाबा साहब को नमन करने के लिए उनकी जयंती के अवसर पर पूर्व संध्या पर सारे लोग अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित हुए हैं। ऐसे बाबा साहब को मैं बार बार नमन करता हूं, बार बार धन्यवाद देता हूं और उनके समाज में जन्म लेने के नाते मुझे बहुत ही प्राउड है, बहुत ही गर्व महसूस है कि बाबा साहब के समाज में हमको जन्म मिला है। इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर विनोद हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, नामी डॉक्टर हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि वाकई अब खासतौर पे जो दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, जो बहुजन जिसे हम कहते हैं, उसे सही मायने में बाबा साहब के विचार को पढ़ना पड़ेगा और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। हो ये रहा है कि सिर्फ नारे लग रहे हैं, जय भीम के नारे लग रहे हैं, लेकिन जब जब संविधान पर हमला होता है, जब जब उनके अधिकारों पर हमला होता है, तो बहुसंख्यक जो आबादी है वो सड़कों पर नजर नहीं आती, विधानसभा में, लोकसभा में अपनी बात नहीं कह पाते। क्या लग रहा है, क्यों आखिर ऐसा देखने को मिलता है? महेश जी, 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती हम बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, हमें मनाना चाहिए, कोई गलत नहीं है। लेकिन क्या
आज हम जो है उस विचारधारा को बाबा साहब ने जो कहा है उस बात को ठीक से समझ पा रहे हैं क्या? बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि मेरी जय जयकार करने की बजाय मैंने जो कहा है उस चीज़ को अगर आप करेंगे तो हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम बाबा साहब के विपरीत काम कर रहे हैं। हम कभी एक मंच पे इकट्ठे नहीं हो सकते, 36 टुकड़ों में बटे हुए हैं। जयंती को भी हम अलग अलग तरीके से मना रहे हैं, अलग अलग कोने में मना रहे हैं। कोई खटीक अलग मना रहे हैं, जाटव अलग मना रहे हैं, बैरव अलग मना रहे हैं, कोली अलग मना रहे हैं, धोबी अलग, सब अलग तरीके से मना रहे हैं। तो ये जो विखंडन है ये बिल्कुल विपरीत है। दूसरा, एक मैं जब देखता हूँ कि शिक्षा के ऊपर बाबा साहब का सबसे बड़ा जोर है। उन्होंने जो नारा दिया है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रह के फिर संघर्ष करो। पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित बनो, संगठित हो और फिर संघर्ष करो। ये था एजुटेशन। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्या किया? हमारा एक स्कूल भी नहीं है। आरएसएस ने देखो 100 सालों में कितने विद्या मंदिर अपने बना दिए। आर्य समाज के कितने स्कूल चलते हैं, ईसाई मिशनरीज के स्कूल चलते हैं, लेकिन हमारा एक स्कूल नहीं। बच्चों को कहाँ पढ़ाएं हम? तो इन चीज़ों को लेकर जो है बड़ा दुख होता है। अब जो प्रोग्रामों में इतना पैसा, इतना लाखों रुपए खर्च करते हैं, पर्यावरणी होगी लोगों की, हाँ। पगड़ियाँ पहनेंगे, माला पहनेंगे, मुकुट पहना रहे हैं सोने चांदी के, बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं। ये सब चीज़ों की जरूरत क्या है? लाखों रुपए, हजारों रुपए चंदा जो समाज का इकट्ठा हो रहा है, हम केवल उससे अपनी स्वार्थ सिद्धि की राजनीति कर रहे हैं। बच्चों को हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे वोट से जो विधायक जीत कर जाते हैं, जो एमपी जीत के जाते हैं, जो मंत्री बनते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि भाई दलितों के ऊपर जो इतने अत्याचार हो रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन हम तो क्या है कि दरबारी हैं, हम उनकी चाटुकारिता करते हैं। हमने कभी उनके घरों का घेराव नहीं किया, कभी उनके जो है रास्ते जाम नहीं करे, क्योंकि उनकी जवाबदेही नहीं है। अगर उनकी जवाबदेही तय हो तो एक दिन भी जो है दलित अत्याचार नहीं हो। तो ये चीज़, इन चीज़ों पे हमें जो है विचार करने की जरूरत है, बजाय ये शोर शराबा करने के, मूर्तियां लगाने की होड़ लग रही है। उन मूर्तियों को लगा के करेंगे क्या? कौवे बीट करेंगे उन पे, उनके सार संवार नहीं कर सकते हम लोग। तो युवाओं को इस विषय में लाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी है पढ़ाना चाहिए। कौन मोटिवेट नहीं कर पा रहा युवाओं को? जो मठाधीश नव धनाढ़ लोग नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ। ये जो समाज के ठेकेदार हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने ठेका ले रखा है कि मैं फलाने समाज का ठेकेदार हूँ, मैं उस समाज का ठेकेदार हूँ, तो ये उस वजह से ये चीजें हो रही हैं। हमें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागना पड़ेगा ना, बिल्कुल। अपना जो व्यक्तिगत स्वार्थ जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक हम जो है मठाधीश बने रहेंगे और हमारे लोग वोटों का लोग बाग फायदा, यही जो विखंडन है उसी का फायदा हो रहा है सर। वो दूसरे लोग उठाते हैं, बिल्कुल है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यही बात बहुत है, अगर समझ में आ जाए तो। मेरे साथ यहाँ पर शंकरलाल बोध हैं। पहले आपसे बात करते हैं सर। बाबा साहब के विचार बहुत प्रासंगिक थे उस समय और आज भी वो रेलिवेंट हो रहे हैं। क्या वाकई के बाबा साहब की हम बात मान पा रहे हैं? उन्होंने शिक्षा पर बहुत बड़ा जोर दिया था। शिक्षा, रोजगार और खास तौर पे जो व्यापार होता है, वाणिज्य पर जोर दिया था, समानता, तमाम बातों पे ध्यान दिया। लेकिन वो धज्जियां उड़ रही हैं। मैं इसे यहाँ पर ये शिक्षक है, हम भी शिक्षक हैं, कि हम एक अच्छा स्कूल नहीं बना पाए, एक अच्छा विश्वविद्यालय, कॉलेज नहीं बना पा रहे हैं। सब बना रहे हैं तो सब एक संगठन बना रहे हैं, अलग संगठन। यहाँ पर कल देखेंगे 100 यानी कि 200 संगठन यहाँ पर बाबा साहब की जयंती को मनाएंगे। ये क्या हो रहा है? देखो, अब समाज जागे है, इसमें समय लगेगा। समाज इस तरफ भी ध्यान दे रहा है। आज जो गैदरिंग आप देख रहे हो बाबा साहब की विचार, जब जगह घर घर जाएंगे तो शिक्षा का प्रसार हो रहा है। हमारे शिक्षक एक छतरी के नीचे कभी तो आ जाए, एक दिन तो आ जाए, मैं ही कह रहा हूँ, एक दिन तो आ जाए। आज कम से कम 80% एक छतरी के नीचे हैं। एक साथ मिलकर मैं बाबा की जयंती मना रहे हैं और कल भी यही मनाएंगे। आप इसका देखोगे। शंकर जी, यही सवाल आपसे है, बताइए। हम एक दिन, आपने भी कहा था कि कम से कम एक दिन हम आए और बाबा साहब के जो मूल विचार हैं उसको एक दिन तो हम प्रासंगिकता दिखा दें उसकी। बाबा साहब ने कहा था और बाबा साहब के सिद्धांत थे। बाबा साहब ने सूचियां बनाई, लेकिन हमने संगठन बनाए। बाबा साहब ने सारी जातियों के मिला करके एक सूची बना दी, जैसे शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब। लेकिन हमने महासभाएं बनाई, हमने जातिगत महासभाएं बनाई, हमने दीवारें खड़ी की और हमने उन जातिगत संगठन बनाए। और जातिगत संगठन
संगठन बना करके हमने बाबा साहब का जो मूवमेंट था उसको आगे बढ़ाने की बजाय हमने पीछे धकेला। वो बाबा साहब ने तो ये कहा था अगर मेरे मूवमेंट को अगर आगे न ले जा सको तो यहीं रोक दो, लेकिन कभी भी पीछे मत जाने देना। लेकिन हमने तो पीछे जाने का काम किया क्योंकि हमने संगठन बनाए और बाबा साहब ने कहा कि हमने संघ बनाना है। बाबा साहब ने जो नारा दिया था बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, हमें संघ की शरण जाना है। और संघ का मतलब है सारा समाज, हम जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी और जितने भी श्रमकार जो श्रम करने वाले हैं, जो मेहनत से कमाने वाले हैं, वो एक मंच पर एक जगह आकर के हम एक संघ के रूप में इकट्ठा होंगे और हम एक, जब हमारा संघ मजबूत होगा तो सत्ता भी हमारे, जैसे कहते हैं ना कि सत्ता तो हमारे पैर की जूती होगी अगर संघ हमारा मजबूत होगा तो। लेकिन दुश्मन ने क्या किया, दुश्मन ने बाबा साहब के विचारों को माना, उन्होंने संघ को मजबूत किया और हमारे संघ को छिन्न भिन्न कर दिया। कौन लोग हैं जो इकट्ठा नहीं होने देना चाह रहे हैं? ये लोग हैं, ये हम लोग हैं। हम लोग का जो महत्वाकांक्षा है, हम लोगों का जो स्वार्थ है, हम लोगों का जो एक तरह से हम जो आत्म स्वार्थ है, हम व्यक्तिगत स्वार्थ के पीछे पड़ गए, हम सामाजिक जो व्यवस्था है उसको भूल गए। और जो आज दुश्मन का नारा है, हमारे महापुरुषों ने समानता का नारा दिया, लेकिन हम समरसता, जो आज हम देख रहे हैं प्रशासन भी समरसता की बात कर रहा है, जबकि बाबा साहब और हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने समानता की बात की। हम लोग गुमराह हो जाते हैं, हमारे लोग भी गुमराह हो जाते हैं और हम समानता की जगह समरसता की बात करने लग जाते हैं। एक मिनट बात को रोकूंगा। समानता और समरसता में यह अंतर है कि समरसता यानी कि RSS, विश्व हिंदू परिषद, तमाम जो संघ की बात कहते हैं, समरसता यानी कि उनके रस में रसना, और समानता कहती है कि सब इक्वलिटी हो। सही है, क्योंकि हम किसी के बिल्कुल दोनों शब्द बिल्कुल अपोजिट हैं। वो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान में समानता की बात की गई है, लेकिन वो समानता को विस्थापित करके समरसता की बात करते हैं। वो कहते हैं समरसता का मतलब होता है जो ऊंच नीचता है उसको स्वीकार करो और आपस में सामंजस्य बनाओ। हम कहते हैं ऊंच नीच को खत्म करो और समानता स्थापित करो। ये हमारे महापुरुष और उनकी विचारधारा में बहुत बड़ा अंतर है। जय भीम। बहुत शुक्रिया। शंकर लाल जी से हम बात हो रही थी, अभी हम पीछे, एक मिनट मैं आता हूँ आपके पास, एक मिनट। बिल्कुल मैं स्वागत करूंगा बिल्कुल आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर रमेश भैरवा जी, डॉक्टर महेश वर्मा जी हमारे बीच है, और ये हमेशा ऐसे मौके पर तमाम चुनौतियों के बीच में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, अपनी बात को पहुंचाते हैं। मैं शुभकामनाएं दूंगा बल्कि डेमोक्रेटिक भारत चैनल को। और देखिए बाबा साहब क्या चाहते थे, मौजूदा हालात क्या है देश की, समाज की, और हमें क्या करना चाहिए। 3 सेगमेंट में हम ये जो प्रेजेंटेशन है इसको आपके सामने साझा करें। उसके बाद जब अच्छे से यहाँ से ये भीड़ छट जाएगी, हम दीपदान करेंगे, कैंडल लाइट के जरिए बाबा साहब को नमन करेंगे। और इसलिए आइए सबसे पहले हमारे जिला संयोजक DSMM के जो ये तख्ती लिए हुए हैं, ये कार्ड लिए हुए हैं, इसमें हमने लिखा है कि हमारी चिंता, यानी DSMM की चिंता, हम सब की जो चिंता है वो है क्यों नहीं बना पाए बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत। ये बड़ा सवाल है। जी हाँ, क्यों नहीं बना पाए बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत। बाबा साहब ने क्या चाहा था? बाबा साहब चाहते थे समता मूलक भारत। डॉक्टर महेश वर्मा जी आप ठीक से देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे समता मूलक भारत। आगे हमारे साथी तख्ती लिए हुए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे सभी के लिए गरिमा में जीवन, डिग्निटी, राइट टू लाइफ फॉर ऑल, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी फॉर ऑल, सभी के लिए गरिमा में जीवन चाहते थे बाबा साहब। ऐसे ही अगला जो पोस्टर है वो है, बाबा साहब चाहते थे जाति मुक्त समाजवादी भारत, जाति मुक्त समाजवादी भारत चाहते थे। उन लोगों को समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। खाली सिर्फ हवाई तरीके से जय भीम करने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब जाति मुक्त भारत चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि समाजवादी भारत बने, एक ऐसा समाजवादी भारत जहाँ पे सभी के लिए
समान अवसर हो, आर्थिक विषमता नहीं हो, किसान मजदूर मेहनत कश की ज़िंदगी भी बेहतर होनी चाहिए। तो एक ऐसा जाति मुक्त समाजवादी भारत चाहते थे, एक ऐसा जाति मुक्त जहां पर किसी जितेंद्र मेघवाल को अपने पसंद की ताबदार मूछ रखने पर उसकी हत्या नहीं की जाए। बाबा साहब चाहते थे कि किसी दलित के यहाँ पे कोई बारात निकासी होती है, दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठता है, तो उसको कोई जातिगत हमला सहन नहीं करना पड़े। बाबा साहब चाहते थे एक ऐसा जाति मुक्त भारत जहाँ पर सभी को समान अवसर मिले, शिक्षा के अवसर मिले। शिक्षा के अवसर तब मिलेंगे जब शिक्षा का निजीकरण नहीं होगा। आप देखिए, डॉक्टर रमेश वर्मा मेरे नाम राशि है, प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं। आप लिए हुए तख्ती प्रेस की आज़ादी की दृष्टि से भारत का स्थान 180 देशों की सूची में 142वां है। डॉक्टर महेश, आप पत्रकार हैं, हम लोकतंत्र की बहुत बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बहुत बात होती है, फ्रीडम की बहुत बात होती है। हमारे जो नायक है दुनिया में बहुत बड़ा एक ढंग का बातें कहते हैं, बड़ाई करते हैं कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी है। लेकिन ये लोकतंत्र की जननी की हकीकत ये है कि 180 देशों की सूची में 142वां स्थान है प्रेस फ्रीडम को लेकर के। ये कुछ आंकड़े हैं जो मेरे नहीं है, या स्रोत मैंने दिया हुआ है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 का है। आप देखिएगा इधर, आपका क्या नाम है? कमलेश वर्मा जी, ये तख्ती ली हुई है। भुखमरी में इंडिया का स्थान दुनिया में 116 देशों की सूची में 101वां है। 116 देशों की सूची में इंडिया का स्थान भूख के रहा, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग भूखे हैं, कुपोषित है, जहाँ की माँ और बहनों को जहाँ खून की कमी होती है। तो जो भूखमरी का इंडेक्स है, इस इंडेक्स में भी 116 देशों की सूची में इंडिया का स्थान, भारत माता का स्थान 101वां है। इसका हमने स्रोत लिया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। आप जेंडर नाम बताइए। आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता जी है, आप प्रोग्राम में आती रही है। यहाँ जो टॉपिक हमने रखा है वो है लैंगिक समानता की दृष्टि से भारत का दुनिया में 140वां स्थान है, जहाँ जेंडर गैप, जेंडर इनइक्वलिटी, जहाँ महिला पुरुष के बीच जो गैर बराबरी है, भेद है, उसकी दृष्टि से इंडिया का स्थान 140वां है। भारत माता का स्थान 140वां है। ये मैंने आंकड़े लिए हैं, पुख्ता आंकड़े हैं, झूठे आंकड़े नहीं है, बनावटी नहीं है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 की है। आप देखिए, ये बैनर है दलित शोषण मुक्ति मंच का, जिसका मोटो है स्वतंत्रता, समानता, सम्मान। आज़ादी होनी चाहिए, लिबर्टी, समानता के बिना आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। और सम्मान ज़रूरी है। इसलिए हमने लोगों में लिखा है फॉर डेवलपमेंट विद डिग्निटी, यानी गरिमा में विकास होना चाहिए। ये इस दलित शोषण मुक्ति मंच का मोटो है। आप देख रहे हैं ये जो बैनर है, दलितों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। ये आज की मौलिक चिंता है, मूल चिंता है हमारी दलित शोषण मुक्ति मंच की, तमाम साथियों की जो बाबा साहब के वैल्यूज़ में, बाबा साहब के सिद्धांतों में यकीन रखते हैं। आपने लिया हुआ है जाति एवं जेंडर का भेदभाव समाप्त हो। हमारे साथी है खेमचंद जाटव पार्षद, शुरू से ही DSMM जब 2015 में बना था, हमारे जिला संयोजक मंडल के सक्रिय सदस्य रहे, हमेशा हमको प्रेरित करते हैं, हमको इनकरेज करते हैं। भाई साहब ने लिया हुआ है देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा है। वी आर सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ आवर फ्रीडम। संविधान लागू हुए 72 साल हो गए, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? मानव विकास में 189 देशों की सूची में इंडिया का स्थान 131वां है। ये है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 की हकीकत हमारे सामने। लेकिन ये ध्यान दीजिए, यदि दुनिया में हम इकोनॉमी के आधार पर देखते हैं तो वर्ल्ड में इंडिया का स्थान 6ठा है।
धन दौलत में इंडिया का स्थान, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारा स्थान क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की दृष्टि से। ऐसे ही साथियों, हमारे बहुत ही अजीज साथी मास्टर छगन लाल जी के पास में एक तख्ती है, जनतंत्र अब धनतंत्र में बदल गया है, बन गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है। दो बड़ी चिंता है देश के लोकतंत्र के लिए। आप भाई साहब कहते हैं भारत की 10% अमीर आबादी के पास 77% दौलत है और एक के पास 22% दौलत है। 22 लोगों के पास में बड़ी भाई 1/4 दौलत है। श्याम सुंदर जो हमारे जिला सह संयोजक है, एडवोकेट श्याम सुंदर जाटव, आप पकड़े हुए हैं। बाबा साहब चाहते थे जाति धर्म के नाम नफरत नहीं हो, सांप्रदायिक सद्भाव हो। मानव अधिकारों की दृष्टि से भारत का स्थान 162 देशों की सूची में 111वां है। आज ही अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने इंडिया को फटकार लगाई है मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए। आपके पास है डॉक्टर अंबेडकर जातिवाद एवं पूंजीवाद को समतामूलक भारत के लिए चुनौती मानते थे। जी हाँ दोस्तों, आप इसको ठीक से समझिए। दो ऐसी चुनौतियां हैं देश में समतामूलक विकास के लिए, बराबरी वाले विकास के लिए, जहां सभी को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सुलभ हो। दो ऐसी चुनौतियां हैं, एक जातिवाद और दूसरा है पूंजीवाद। ये बाबा साहब ने खुद ने कहा था। एक किताब है उनकी 1947 की, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से जब संविधान रखा था तो उसमें कहते हैं स्टेट सोशलिज्म होना चाहिए, राज्य समाजवाद होना चाहिए। आज हम देखते हैं पूंजीवाद, सरकार शायद अंबानी अडानी की सरकार हो रही है। बाबा साहब चाहते थे जाति धर्म के नाम नफरत नहीं हो, सांप्रदायिक सद्भाव रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये चाहते थे बाबा साहब। और साथियों, ये सब कुछ जो बाबा साहब चाहते थे, समतामूलक भारत, जाति मुक्त भारत, शोषण मुक्त भारत, गैर बराबरी जहाँ नहीं हो, जाति के नाम अत्याचार नहीं हो, जेंडर के आधार पर गैर बराबरी नहीं हो और सबको समान अवसर मिले, गरिमा में जीवन मिले। इस सब के लिए ज़रूरत किस बात की है? इस सब के लिए बाबा साहब ने एक मूल मंत्र दिया था। साथी महेश वर्मा जी, आप इसको ठीक से दिखाइएगा। बाबा साहब का मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो। एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। ये जो मूल मंत्र दिया है बाबा साहब ने, इन बाबा साहब ने, ऐसे बाबा साहब को हम जयंती के अवसर पर अलवर के तमाम वो लोग जो एक बेहतर समाज चाहते हैं, समतामूलक समाज चाहते हैं, उन सब की तरफ से सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं और शपथ लेते हैं आपका जो सपना था, चाहे तमाम चुनौतियां रही होगी इस दरमियान, हम ज़रूर एजुकेट हो करके, एजिटेट हो करके और ऑर्गेनाइज हो करके, एकजुट हो करके आपके सपने को साकार करेंगे। आपके बताए हुए जो रास्ता है उस पर आगे चल करके हम बढ़ते जाएंगे। जुल्म और जाति का ज़रूर अंत होगा। ऐसा समाज हम चाहते हैं। ऐसा समाज ये दलित शोषण मुक्ति मंच चाहता है। दलित शोषण मुक्ति मंच चाहता है दलितों पर अत्याचार नहीं हो, दलितों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, निजीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि निजीकरण असल में संविधान विरोधी कृत्य है। हमारे पास में, हमारे साथ में एडवोकेट हरिशंकर गोयल है, समाजवादी विचारों के हैं, वो भी बताएंगे कि कैसे निजीकरण है वो अंततः है संविधान विरोधी है, समता विरोधी है, बराबरी का विरोधी है, गैर बराबरी को कायम रखता है निजीकरण। इसलिए साथियों, मैं और इतना समय ना ले तो मैं चाहूँगा कि साथी महेश वर्मा जी, अपने साथी शफ़ी जो हक न्यूज़ चलाते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल पत्रकारिता करते हैं, आप साथियों से भी थोड़ा थोड़ा पूछिए और उसके बाद में हम सभी लोग मिलकर के दीपदान करेंगे। मैं थोड़ा कष्ट हो रहा हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप सभी लोग बने रहिए। आधे घंटे में बेहतरीन कार्यक्रम शायद आपको पसंद आया होगा, इसको संपन्न करेंगे। इस बीच में मैं अभी गुजारिश करूँगा डॉक्टर महेश वर्मा से कि वो लोगों से जो हमने प्रेजेंटेशन दिया है, एक शिक्षक ने प्रेजेंटेशन दिया है, उस पर आप लोगों से बातचीत करें, उनको कैसा लगा ये और उनकी भी चिंताएँ क्या है, क्या चिंता उनकी यही है।
बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रमेश बैरवा जी ने जो बात बोली। और सबसे बड़ी बात यह है कि जय भीम का नारा लगा देने से ही सब कुछ नहीं होगा। हमें जो मौजूद सवाल हैं, इन सवालों को भी किताबों से निकालना होगा और जीवन से निकालना होगा, क्योंकि ये सवाल आपको कचोटते हैं व्यवस्था में बनाए रखने के लिए। क्योंकि संविधान नहीं होगा, आपके पेट में रोटी नहीं होगी, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी, और रोजगार नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, ये तमाम जो मौजूद सवाल हैं, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब की विराट प्रतिमा आपसे सवाल पूछेगी कि आखिर मेरे लिए आपने करा क्या। मैं तो आपके लिए बहुत कुछ कर चुका हूं। मेरे साथ यहाँ पर रमेश जी हैं। रमेश जी, प्रेस की आज़ादी का आपने तख्ती ली हुई है कि वाकई आपको लगता है कि प्रेस की आज़ादी और अभिव्यक्ति पर लगातार हमले हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं हमले। आज आधुनिक समय में देखा जाए तो प्रेस की आज़ादी पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं है। जैसे प्रेस की आज़ादी को 91 में 1901 में संविधान में दिया हुआ था, लेकिन उसका पूरी तरह से एक प्रकार से टेक ओवर किया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, जो बिल्कुल एक प्रेस के माध्यम से जो है व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति और अपने जो समस्याओं को बता सकता है, लेकिन उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है, जो कि आज के समय में लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। बाबा साहब का ये सपना नहीं है और बाबा साहब ने पूरी तरह से प्रेस की आज़ादी देने का पक्षधर थे। और हम समझते हैं कि सभी को एक मंच पर आकर के बाबा साहब के कदमों पर बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। आप भी शिक्षिका हैं। भुखमरी में भारत का स्थान 116 देशों में 101वां है। क्या लगता है कि भारत अगर भूखा रहेगा तो कैसे बढ़ेगा? भारत अगर भूखा रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। नहीं बढ़ पाएगा ना, बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए? सरकार को काम करना चाहिए। सरकार को इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, और सभी को रोजगार मिले, अच्छा रोजगार मिले। निजीकरणता ये समाप्त हो जाए, क्योंकि सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया था, तो उनके कदमों पर हम सभी साथ देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है। इस तरह ही हम चाहते हैं कि बोलें। लैंगिक समानता की दृष्टि से भारत के 140वां, यानी कि लैंगिक महिला पुरुष के बीच में जो विभेद है, हम लोग मानते हैं भारत बहुत ही प्रगतिशील देश की सूची में नहीं है। क्या लगता है आपको? ये दूर होना चाहिए? ये दूर होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी पुरुषों से किसी प्रकार से कम नहीं है। अगर उनको शिक्षा मिले तो वो सब कुछ कर सकती हैं जी। घर से आज़ादी मिले, शिक्षा मिले तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। चलिए हरिशंकर जी से क्या लगता है, बाबा साहब चाहते जाति मुक्त भारत? मैं मनोज आर्य, ज्योग्राफी लेक्चरर, चंडीगढ़ एकेडमी कॉलेज। बहुत बढ़िया। और जाति मूलक समाज यानी कि जाति व्यवस्था, जैसा हम बोर्ड पर देख रहे हैं कि हमारे समाज में बाबा साहब जातिगत भेदभाव जो शुरुआत से होते आए उनके खिलाफ लड़े। एक अकेला व्यक्ति जो उस भीड़ से लड़ गया, हम इतनी भीड़ होकर नहीं लड़ पा रहे और उसने कितना संघर्ष किया होगा हम देख सकते हैं। जो चाहते थे कि जातिगत समानता मिले, आज आप देख रहे हैं जहाँ जाति में इक्वलिटी की बात की जा रही है, समानता की बात की जा रही है, लेकिन समानता नहीं है, जातिगत भेदभाव हो रहे हैं लोगों के साथ। तो ऐसे में बाबा साहब के वो देखे गए सपनों को पूर्ति करने या उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और हम सबको एकजुट होकर इस जातिवादी व्यवस्था को समाप्त करके एक समाजवाद, एक जातिवाद की व्यवस्था करनी होगी। भारतीय समाज की बात करनी है, सब भारतीय हैं, ना कि अलग अलग जातियों में बटे हुए वर्ग हैं। ऐसी विचारधारा को मानते हुए आगे चलना होगा, जब भी ये समस्या समाप्त हो पाएगी। जाति तोड़ने की बात दलित करता है, आदिवासी करता है, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, लेकिन जो शोषण कर रहा है वो जाति तोड़ने की बात नहीं कर रहा। वो चाहता ही नहीं है, क्योंकि उसको शासन करने में मजा आ रहा है, क्योंकि उन शोषित और पीड़ित और दबे हुए लोगों को अपने तरीके से चलाने में, अपने तरीके से यूज लेने में मजा आ रहा है। और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आह्वान करना चाहूंगा एक यूथ होने के नाते कि हमारी यूथ पीढ़ी ये समझे कि हमें इस तरीके से भेदभाव की जो व्यवस्था बनी हुई है उसको ना छोड़ करके एकता में आना है, एक जाति की बात करनी है। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। सभी के लिए गरिमा जीवन क्या चाहते थे बाबा साहब? चाहते थे बाबा साहब सभी के लिए गरिमापूर्ण जीवन चाहते थे, और गरिमापूर्ण जीवन वो दवाई है जो आदमी को प्रफुल्लित करती है और वर्किंग बढ़ाती है, कॉन्फिडेंस लाती है। और अब बाबा साहब ने अम्बेडकर गरिमा जीवन के साथ साथ जाति बिन समाज की भी बात की थी, महिलाओं के लिए पूरे अधिकारों की भी बात की थी। और जब मैं घर से निकल रहा तो मैं बीवी से यही बोल के आया था कि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो आप इस घर में इस स्वतंत्रता से नहीं रह रही होती। बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि समता मूलक इक्वलिटी, वो चाहते थे कि समाज में इक्वलिटी हो, सब समान हो, लिंग भेद मत हो, जाति प्रथा कुछ नहीं हो, जब ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और जब ही विकास कर सकता है। हरिशंकर गोयल साहब हैं, इतिहासकार हैं, समाजवादी हैं। क्या वाकई जो हम सवाल पूछ रहे हैं
ये सवाल मौजूद व्यवस्था के अंदर हैं। क्या इस पर सवाल पर सरकार काम कर रही है? ये सब दिखावा हो रहा है, सिर्फ दिखावा हो रहा है। और दरअसल में वो सारे ये जो सरकार है वो धर्म और जातिवाद को बहुत तेज़ी से फैला रही है, जबकि अलवर या हमारा देश जो है साझा संस्कृति का देश है और उसी से इस देश का विकास होगा। वो सारी जो चीज़ कर रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं या ऊंची जाति और नीची जातियों के आधार को कर रहे हैं। तो इससे जो है वो देश में एक अराजकता पैदा होने की संभावना बन गई है। दूसरी बात ये है कि हम जब तक ये जो आज प्रेजेंटेशन किया गया है ये पहली बार किया गया है अलवर में, और ऐसा होना चाहिए। साथ ही साथ मेरी ये मान्यता है कि यहाँ 4 विश्वविद्यालय हैं अलवर में और 139 कॉलेजेस हैं। उनमें काम से अम्बेडकर साहब का पूरा साहित्य नहीं है, वो होना चाहिए। और साथ ही साथ में बाबा साहब को नहीं पढ़ाया जाता बड़े स्तर पर। और साथ ही साथ महात्मा गांधी, अम्बेडकर और लोहिया तीनों के कैंप से विचार विमर्श को हम अध्ययन करके एक अध्ययन केंद्र के माध्यम से जनता के बीच पहुँचे और एक संगठित और दिशामुखी हम बात है। सिर्फ 2 रोज आपके 14 अप्रैल या 6 दिसंबर को मना लें और नारे खूब लगा लें, उससे काम चलने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान और हो जाएगा। जी, मेरे साथ यहाँ पर मास्टर जी रामकिशन जी हैं। रामकिशन जी, रामचरण माफ कीजिएगा, रामचरण जी हैं, संभाग अध्यक्ष हैं अम्बेडकर राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ के। लगातार मुखर होकर व्यवस्था से सवाल करते हैं। जो सवाल इस समय आपको दिख रहे हैं ये मौजूद सवाल हैं, हमें पूछना चाहिए सरकार से। भले ही इधर आइए, हाँ जी प्लीज़। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। इसके बाद जो आज विशेष रूप से जो आपका सवाल है कि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उत्पीड़न, चाहे महिला उत्पीड़न का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा को लेकर के और भी जो आवश्यकता है या फिर मानवीय अधिकारों की बात को हम लें, तो निश्चित रूप से सरकार पर हमें सवाल खड़े करने चाहिए। सरकार से पूछना चाहिए कि आप बाबा साहब का जो सपना था और बाबा साहब ने संविधान में जो अधिकार दिए, संविधान में एक समतामूलक समाज की स्थापना, एक सामाजिक न्याय की अवधारणा पे जो समाज की स्थापना होनी चाहिए, उसके लिए सरकार क्या प्रावधान कर रही है, क्या व्यवस्था कर रही है। क्योंकि संविधान की डायरेक्ट प्रिंसिपल जो है, नीति निर्देशक तत्वों में भी सरकार को साफ कह दिया है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है, गरीब तबका है, उसके लिए सरकार को विशेष रूप से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उनके मानवीय अधिकारों की, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। लेकिन आज जो हम बाबा साहब की जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन वास्तव में आज जो आरक्षित वर्ग है या गरीब तबका है, उसके अधिकारों का संरक्षण सरकार करने में नाकामयाब रही है। और सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि ये अधिकारों का संरक्षण हो और एक सामाजिक न्याय की स्थापना हो, तभी जाकर लगेगा कि बाबा साहब के संविधान जयंती हम मना रहे हैं, बाबा साहब की मान रहे हैं और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। आखिरी में एक सवाल छोटा सा जी, जो सवाल प्रोफेसर रमेश बैरवा जी ने जो उठाए हैं, इनकी पूरी टीम ने उठाए हैं, ये सवाल और ये स्टडी मुझे लगता है कि सभी को करनी चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर साहब जो रमेश बैरवा जी जो काम कर रहे हैं बहुत बेहतर कार्य है और इनको जो कार्य करें सभी को करना चाहिए। सरकार से सभी पर सवाल उठाने चाहिए कि सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि हमें किसी राजनीतिक पार्टी राजनीति दल से कोई मतलब नहीं है। समाज के हक और अधिकारों के लिए जो सवाल है वो उठाने चाहिए और हमें इनका साथ देना चाहिए, सभी को साथ देना चाहिए। ये थे डॉक्टर रामचरण वर्मा जी, राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ जयपुर के संभागीय अध्यक्ष। बहुत अच्छी बात बोली। आइए 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 सर, जनतंत्र धनतंत्र बन गया है, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या कहेंगे? मैं इसका विरोध करना चाहूँगा। निश्चित रूप से ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब के सपनों का भारत होना चाहिए, समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए और बराबरी का और स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उत्पीड़न खत्म किया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए, स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाए, ये चीज़।
बहुत बहुत शुक्रिया मित्र। आप क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। सबसे पहले मैं अम्बेडकर जयंती पे सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो हमारी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं या जो भी बुक्स हैं जो हमारे इतिहासविद हैं, उन्होंने बाबा साहब को ओनली इतिहास निर्माता के रूप में संज्ञा दी है। लेकिन बाबा साहब जो अम्बेडकर साहब हैं वो इतिहास निर्माता के साथ साथ महिलाओं के, युवाओं के, बुजुर्गों के, सभी धर्मों को साथ, सभी संस्कृतियों में समन्वय की भावना रखते हुए वो सभी संस्कृतियों में एक समन्वय रखना चाहते हैं। एक संकुचित दायरे में बाबा साहब को रख दिया है। हाँ, युवाओं को उन्होंने मतलब एक मूल मंत्र दिया है कि आज के टाइम में शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये सब मूल मंत्र दिया है। लेकिन हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने बस बाबा साहब को इतिहास निर्माता के रूप में संज्ञा दी है। तो आगे जो भी हो, तो मैं चाहता हूँ बाबा साहब का एक ब्रॉड लेवल पे सब कुछ, उसकी पूरी शिक्षाएं पूरे हर एक जन जन तक पहुँचे, हर एक युवाओं तक पहुँचे, उनको प्राइमरी स्कूल से ही उनको बाबा साहब की पूरी गाथाएं उनको बताएं, जब जाके इस समाज का, इस देश का, इस विश्व का, जब बाबा साहब के विचारों के अनुरूप इसका पूरा मतलब संस्कृतियों में समन्वय हो पाएगा। सवाल अच्छे हैं। यस सर, होने चाहिए ना। यस सर। प्लीज एक बुक इनके नाम की भी होनी चाहिए ताकि सब स्टार्टिंग चाहिए कहा ना कि LKG से लगा के हमारा होना चाहिए, कॉलेज में, स्कूल के अंदर बिल्कुल होनी चाहिए एक बुक। जैसे हिंदी के इंग्लिश की जरूरी है, इसी तरह अम्बेडकर जी की भी जरूरी है, होनी चाहिए भाई। बहुत बढ़िया। रोशन लाल जी क्या कहेंगे? सब बाबा साहब सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बाबा साहब की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर हम सभी यहाँ पर मोमबत्ती, अगरबत्ती, दीपदान करने आए हैं और बड़ा ही खुशी का माहौल है आज, क्योंकि पिछले 2-3 साल है जो कोरोना की वजह से हम बाबा साहब की जो जयंती हर्षोल्लास से मनानी चाहिए थी वो नहीं मना पाए थे और लोगों में बड़ा उत्साह है। आज बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर यहाँ पर लोग बैठे हैं और बड़े ही खुशी के साथ में आज यहाँ लोग आपस में गले मिल रहे हैं और कल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में बाबा साहब की जयंती बड़े ही सब लोग मनाएंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया। ताराचंद जी स्टेशन अधीक्षक हैं अलवर में, क्या कहेंगे बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर? सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का दिन बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है। किसी टाइम किसी ज़माने में ऐसा लगता था, लोगों को शर्म आती थी चौराहे पे आने पर और कई परिवार अभी घर उनको ये लगता है कि हमको कोई पहचान ना ले, हम क्या हैं। लेकिन आज तो खुशी का दिन है और दिन पर दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लोगों का डर जो भय था वो निकलता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। और मेरी सभी लोगों से यह अपील है कि जो लोग अगर बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलते हैं तो जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा बताई गई हैं, अगर उनके अनुरूप चले तो ये दी बेस्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये नहीं, आज यहाँ तो बाबा साहब को मानते हैं लेकिन बाबा साहब की बात भी मान लेनी चाहिए कि बाबा साहब ने सभी 22 प्रतिज्ञा में दे दिया है। वो मैं क्या बताऊँ खोल कर, सभी 22 जो प्रतिज्ञा है लोगों को 22 प्रतिज्ञा पढ़नी चाहिए और जो देवताओं के लिए जो घर बना रखे हैं उनको बाहर निकाल के बाबा साहब को अपने दिल और घर में बसा लेना चाहिए। आज सभी से मेरी अपील है कि आज के बाद अपने घर में वो सब चीज़ें ना रखें, सिर्फ बाबा साहब के विचारों को और बाबा साहब की फ़ोटो रखें। जिन विचारों के खिलाफ बाबा साहब थे वो अपने घरों से निकाल दें। मेरी सभी से ये अपील है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया। ताराचंद जी अच्छी बात बोली। क्या कहेंगे यादव जी आज के दिन के बारे में? जय भीम। आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज मैडम आपको भी निकालना पड़ेगा घर से सब। बाबा साहब की प्रतिमा पे दीपक जला रहे। आधुनिक ग्रंथ के रचयिता बाबा साहब हैं। आधुनिक ग्रंथ संविधान है। कोई चीज पे तो समझ प्लीज प्लीज प्लीज। आधुनिक ग्रंथ के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। उनके जो दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और सभी लोग, ये जितनी पार्टियां, ये पार्टियां बाबा साहब नहीं होते थे, ये पार्टियां भी नहीं होती। पार्टियों से ऊपर उठ के हैं। पार्टी कोई मायने नहीं रखती इनके सामने। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर अशोक वर्मा जी। अशोक जी इधर आ जाइए। अशोक जी इधर लाइव हो रहा है, बस मैं क्लोज करेंगे इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि मैं क्या कहेंगे आज बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर बहुत सवाल हैं यहाँ पर। सारे सवालों पर हमने बात करी है। क्या लगातार जो दलितों पर हमले, बहुत से सवाल हैं जिसको लेकर सवाल पूछने चाहिए। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर का जो जयंती समारोह मना रहे हैं पूर्व संध्या पर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम कम से कम बाबा साहब की जयंती मनाना तो लगे।
बाबा साहब की जयंती मनाना सीखे। ये बहुत ही खुशी का दिन है कि हम बाबा साहब की जयंती पे इकट्ठा होने लगे हैं। अब हमें कोई शर्म नहीं आती है। लेकिन आज भी 20% लोग ये बाबा साहब की जयंती खुल के मना रहे हैं, बाकी 80% लोग घरों में छुप के पड़े। तो ये बहुत अभी 20% लोगों में ही जागरूकता आई है जो बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 0.1%। लेकिन हम बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए जागरूक हुए हैं। इसलिए जो जागरूकता आई है, ये जागरूकता पूर्ण रूप से 2 अप्रैल का जो हमारा बड़ा आंदोलन था, उस आंदोलन को लेकर आज पूरे देश में बाबा साहब की जो 13 अप्रैल को पूर्व संध्या पर जो मोमबत्ती, पूरे ऐसा कोई कस्बा नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जहां आज 13 तारीख को बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर मोमबत्ती नहीं जलाई हो, बाबा साहब को याद नहीं किया हो। मैं तो यही कहना चाहता हूं, जब तक हम हमारी सरकार नहीं बनाएंगे, पावर में नहीं आएंगे, अत्याचार ऐसे ही होते रहेंगे। क्योंकि बिना आज आप देखिए बोल देना मेरी नौकरी लाइव। तो बाबा साहब, आज हम सभी खुशी से बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। मैं सभी संगठनों को बधाई देना चाहता हूं। दलित शोषण मुक्ति मंच, जो ये भी हमारा जो संगठन है, ये भी बाबा साहब की जयंती संघर्ष, ये हर जो मुद्दा है, हर जो समस्या है, लोग चाहे छोटी समस्या हो बड़ी समस्या हो, ये संगठन आगे रहता है। रमेश बहरवाजी जो है, हर जो दलितों पर अत्याचार है उसमें आगे आता है। इस तरह से आप देखिए कि आज हमारे जैसे लोग जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, आज आप देखिए थानों में हमारे इतने केस पेंडिंग पड़े हैं। ऐसा कोई थाना नहीं है जहां 50% मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। और पुलिस ने तो एक रवैया बना रखा है, कांग्रेस सरकार में तो एक रवैया बना हुआ है कि 50% 5 मुलजिम है तो 2 का चालान पेश करे, 3 को निकाल रही है। इस तरह से 50% केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं तो बाबा साहब की जयंती के पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को, सभी को बधाई देना चाहता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि बाबा साहब का इतिहास पढ़े, बाबा साहब की जो प्रतिज्ञा है उनको पढ़े, भारतीय संविधान की से प्रेरणा ले और भारतीय संविधान की शपथ ले। सभी को जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप? मेरे को यही है कि मेरी तो यही विनती है कि सब के सब संगठित हो और जो 80% बाहर रह रहे हैं वो आए। बाबा ने इतनी मेहनत करके हमें इतना जागरूक बनाया, इतना वो बनाया, संगठित हो और एकजुट बने। सबसे पहला ही नारा ये है कि एकजुट हो। किसी के अगर हम एकजुट हो गए तो हमें कोई हरा नहीं सकता। एकजुट हो, बस यही विनती है। संगठित हो, जुट हो। कम्युनिटी आपसे बात करता हूँ, पहले से बच्चियों से बात करता हूँ। बिल्कुल, कैसा लगा आज के दिन आप यहाँ पर आए और ये जो पूरा बैनर आपके हाथ में काफी देर से है, अच्छा लगा? बाबा साहब के विचार जी पढ़ने चाहिए, बिल्कुल, और संघर्ष करना चाहिए, बिल्कुल करना तभी हम अपने अधिकार को मांग सकते हैं। क्या नाम है आपका? नेहा घावरी। मैं नेहा जी। हाँ, SFI की जिला अध्यक्ष है आप? उपाध्यक्ष। क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में? आज के दिन मतलब बाबा साहब को हमें बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग मतलब बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब के रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। हमें मतलब बहुत अच्छा लगा। कॉन्फिडेंस आता है ना बात करने का? जी सर, आता है। अच्छा लगता है ना? जी सर। कि अब कोई अगर आपसे कुछ कहेगा तो आप फटाक से जवाब देंगे? जी सर। बहुत बढ़िया, गुड। क्या कहेंगे आप? आपके घर में तो सारे बैनर बने हैं, आपने सारे बैनर पढ़ लिए होंगे। हाँ, सर, बताइए। सर, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जैसे दलित मौजी जो भी है सब खत्म हो जाए। हाँ। हम सब इकट्ठा होके और इस चीज़ों का मतलब उल्लंघन हो रहा है उसको हम समाप्त करें, मतलब खत्म करें। हम जुड़े रहे संघर्ष से, बस नहीं करना। शुक्रिया, आपसे बात हो चुकी है। खेमचंद जी, आखिरी में, हाँ जी आप बताइए। हाँ जी, कंक्लूज कीजिए, क्या वाकई बाबा साहब के सपनों का भारत बन पाया है? आज पूरे देश के अंदर 131वां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है, जिसने भारत का संविधान रचा, आज उस देश में आज संविधान की एक एक कर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ठीक है। जो भारत में बाबा साहब ने समता मूलक समाज का सपना देखा था, आज वो कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे में हमारे बहुत बड़ा दोष ये है कि हम लोगों का संगठित नहीं रहना। जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे, बाबा साहब के 3 मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का जो उन्होंने नारा दिया था, आज सरकार ने इन तीनों संघर्षों के विपरीत
जो भी केंद्र सरकार में जो योजनाएं चल रही हैं, भारत में गरीब बच्चों के लिए शिक्षाएं बदल दी। तो बाबा साहब का जो सपना था कि चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी स्कूल हो, सबकी समान स्कूल और समान शिक्षा होनी चाहिए, जिससे कि भारत में समानता का माहौल पैदा हो सके। आज हमारे देश प्रदेश में दलित अत्याचारों की कमी नहीं है। खाली मूछ रखने पर और अच्छे कपड़े पहनने पर हमारे देश के अंदर अपमानित किया जाता है। ऐसे कृत्य की हमें भर्त्सना करनी चाहिए। ये कृत्य जब ही हम दूर कर सकेंगे। बाबा साहब का एक मूल मंत्र था कि जब तक हम सत्ता की मास्टर की को अपने पास नहीं ले लेंगे तब तक हमारा भला कभी नहीं हो सकता। आज हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। कल तक हम माँ शेरा वाली पता न कौन सी माँ के गीत गा रहे थे, तो वो भला करने वाली नहीं है। हमारी माँ, असली माँ हमारी माँ होती है, जिसको हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। वो माँ कभी नहीं आई, वो पत्थर की है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर आज हमें प्रेरणा दे रहे हैं। इनसे प्रेरणा लेकर जाएं और बाबा साहब की जो शिक्षा नीति है उनको जन जन बच्चों तक फैलाएं, जिससे कि हमारे आने वाले समाज का भला हो और हमारे आने वाले समाज के लोग प्रोग्रेस करें, तरक्की करें। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलना चाहेंगे संक्षिप्त में? सबसे पहले बाबा साहब के जन्मोत्सव पर सबको बधाई देना चाहता हूँ। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और मेरी तरफ से मैं अपना एक मंत्र और देना चाहता हूँ कि दलित भाइयों को सभी को पैसे पे ध्यान देना चाहिए, जितना भी हो सके धंधे पे ध्यान दो, बिजनेस करो, तो ताकि ये सभी दुनिया तुम्हारे कदम में होगी। आज का युग शिक्षित का और पैसे का युग है। आज मोदी जैसा को वो अडानी बडानी खरीद लेते हैं, इसलिए सबके पास पैसा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में कहूँगा जो प्रोफेसर रमेश बैरवा जी का जो प्रयास है वो वाकई काबिल तारीफ है। मैं हर बार अलवर में कहता हूँ कि जब भी दलितों पर अत्याचार होते हैं, लगातार हो रहे हैं, कि एक संघर्ष समिति बने। जिस तरह से प्रोफेसर रमेश बैरवा जी ने DSM का जो निर्माण किया, जो पूरे प्रदेश में काम कर रही है, और जो सवाल उन्होंने जो उठाए हैं वो सवाल आपको बताती कि आपने कितनी स्टडी करी है। उन सवालों की बुनियाद पर आप अपने समाज का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रमेश बैरवा जी। और बाबा साहब के जन्मदिन के इस पूर्व संध्या पर जो प्रयास हुआ उसके लिए मैं आखिरी में चंद लाइनों में और उसको कंक्लूड करें प्रोफेसर रमेश बैरवा जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से बाबा साहब को नमन करते हुए तमाम साथियों को जो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को पसंद किया है और जिन्होंने हमारी बात को पसंद किया है। हम आइए, चलिए 1 मिनट आ जाइए। बिल्कुल हम चाहते हैं। सॉरी आइए। हाँ सर, रमेश जी। हाँ, ये लगातार फेसबुक पेज पर लाइव हो रहा है। कंक्लूड कर रहे हैं प्रोफेसर रमेश बैरवा जी का जो प्रयास है, काबिल तारीफ है। मैं चाहूँगा कि आप इधर आ जाइए। हाँ जी प्लीज़। जी, सबसे पहले तो मैं दलित शोषण मुक्ति मंच की तरफ से और तमाम उन साथियों की तरफ से जो बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर हम उनको नमन करें, याद कर रहे हैं। और जो हमने एक छोटा सा एक अभिनव प्रयोग किया है, एक किस्म का PPT प्रेजेंटेशन के ज़रिए कि बाबा साहब क्या चाहते थे, बाबा साहब के सपनों का जो समतामूलक भारत है उसके लिए क्या क्या मौलिक चुनौतियां हैं, हमने कितनी प्रोग्रेस की है। देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा है, संविधान लागू हुए 72 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो मौजूदा चुनौतियां हैं जातिवाद की, पूंजीवाद की, यानी सामाजिक उत्पीड़न की, जो सामाजिक उत्पीड़न हमें जाति और जेंडर के आधार पर देखने को मिलता है, और आर्थिक विषमता, आर्थिक जो बदहाली है इस देश के मेहनत कश की, मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग, छोटे छोटे व्यापारियों की, ये सब ऐसी चुनौतियां हैं जो बाबा साहब के समतामूलक भारत के लिए एक चुनौतियां हैं। हम सबको मिलकर के इन चुनौतियों का मुकाबला करना होगा। और इसके लिए बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया है हमको, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज का, शिक्षित बनो,
संघर्ष करो और संगठित बनो का जो नारा उन्होंने दिया है उस सब से हमको प्रेरणा मिली है। और इसलिए आइए मैं समय ना लेते हुए पुनः आप सभी साथियों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, हमारी हौसला अफजाई की है, हमारे कार्यक्रम को सफल किया है। मीडिया के जो साथी हैं, डेमोक्रेटिक भारत चैनल के डॉक्टर महेश वर्मा और हक न्यूज़ के साथी शफी, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस लाइव को हज़ारों लोगों तक पहुंचा है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। इसलिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और बाबा साहब को फिर से नमन करूँगा। और सभी साथियों से जो मंच से जुड़े हुए हैं, जो मंच से नहीं भी जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि हमारे इस कैंडल लाइट प्रोग्राम में, इस दीपदान के प्रोग्राम में हमारे साथ में शरीक होना चाहते हैं, मैं सादर आमंत्रित करता हूं। और आइए हम दीपदान करते हैं बाबा साहब की प्रतिमा पर। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आइए साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक भारत और हक न्यूज़ भारत और प्रोफेसर रमेश बैरवा जी के फेसबुक लाइव से लगातार लोगों से हमने बात पूछी। तो वाकई ये सवाल थे बाबा साहब के जो हमें आज की व्यवस्था में पूछने चाहिए। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।